हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी सारी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इसकी जितनी भी डेली की PDFs हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2022 में जो प्रमुख सूचकांक जारी किए गए हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। इसमें जो भारत है वो 85वें स्थान पर रहा और डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 जारी की गई जिसमें भारत 136वें स्थान पर है और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। याद कैसे रख सकते हैं फिनलैंड को? फनलैंड यानी कि जहां पर आनंद है, यानी वहां पर खुशी है, तो फनलैंड ये यानी कि पहले स्थान पर आता है। IQ एयर 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई और उसके अनुसार बताया गया कि दुनिया की सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो है नई दिल्ली। तो और सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो वो रहा बांग्लादेश। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है ये 5वें नंबर पर आता है। अगली है सिप्री की रिपोर्ट। तो सिप्री की 2021 की रिपोर्ट जारी की गई और उसके अनुसार ये बताया गया कि सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है? तो वो है भारत। और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021, इसके अनुसार दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा रहा? तो ये रहा इस्तांबुल, जो कि कहाँ का है? तुर्की का एक शहर है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स याद रखेंगे। अगली है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसमें भारत 150वें स्थान पर है और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021, इसमें भारत 101वें स्थान पर है। और दोस्तों, इसमें कई सारे देश हैं जिन्होंने जो लक्ष्य रखा गया था भुखमरी को लेकर के तो उसे प्राप्त कर लिया है। तो इस वजह से कोई एक देश इसमें पहले स्थान पर नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है। भारत 101वें स्थान पर। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, इसमें भारत 37वें स्थान पर है और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रैंकिंग में सर्वोच्च शहर कौन सा है? तो लंदन जो है ये छात्रों के रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर माना गया 2023 की रैंकिंग के लिए। तो ये कुछ प्रमुख रैंकिंग थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं और ये आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो दोस्तों, यूपी करंट अफेयर की अगर आपको साल 2021 की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको लास्ट 6 मंथ की PDF ई-बुक डाउनलोड करनी है जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 तक की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये दोनों PDF ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डाबर के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दिया। डाबर कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गाजियाबाद में डाबर कंपनी का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ODOP शोरूम विभिन्न देशों के दूतावासों में खोलने की बात कही? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये बात कही है। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD, जापान सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने देश भर के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है? तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ध्यान रखेंगे 10। इनमें हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितनी नई आर्द्र भूमियों को जोड़ा गया? तो अभी जो है भारत में 11 और नई रामसर साइट्स को जोड़ा गया है और अब कुल मिलाकर के हमारे देश में 75 रामसर साइट्स हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, 6000 मीटर गहरे समुद्र के पानी का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही कौन सा मिशन शुरू करेगा? तो समुद्रयान एक मिशन है, इसे जो है केंद्र सरकार ने शुरू करेगा। किस लिए, क्या उद्देश्य है? तो गहरे समुद्र के पानी का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा कार्ड योजना लागू की गई? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 रेस में संन्यास की घोषणा की है? तो अभी जो है सेबेस्टियन वेटेल ने रेस में, ये जो फॉर्मूला 1 की रेस होती है इसमें संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी एवं वॉरेन बफेट नाम से जाने वाले दिग्गज निवेशक का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इनका नाम था राकेश झुनझुनवाला और इन्हें लोग क्या जानते थे? वॉरेन बफेट के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश को ड्रॉनियर समुद्री निगरानी विमान सौंपेगा? तो ये श्रीलंका को देगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने इको पर्यटन विकास बोर्ड के गठन की मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 16 अगस्त को राज्य की पर्यटन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए एक इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, इको पर्यटन विकास बोर्ड, इसकी स्थापना को लेकर के मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने। कब? 16 अगस्त को। दोस्तों उत्तर प्रदेश की ये जो कैबिनेट होगी इको पर्यटन विकास बोर्ड, इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेंगे और इसके 10 विभाग होंगे जो कि इसके सदस्य विभाग होंगे, तो उसके मंत्री जो है वो इसका नेतृत्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें जो 10 विभाग हैं जिनके मंत्री इसका नेतृत्व करेंगे तो वो कौन कौन से विभाग हैं, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप यहाँ से। तो कौन कौन सा है? पर्यटन विभाग है, वन और आयुष है, ग्रामीण विकास और सिंचाई, शहरी विकास, कृषि, बागवानी, खेल और परिवहन। तो ये 10 विभाग हैं जिसके मंत्री इस बोर्ड का नेतृत्व करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी इसका नेतृत्व करेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखिए, अगर पूछा जाता है कि हाल ही में किस राज्य में इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी गई, तो ध्यान रखेंगे आप उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैप में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे बिहार हो गया, बिहार को ये टच करता है, झारखंड हो गया, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है और इसके साथ ही यहाँ पर उत्तराखंड है और यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश। हाँ, तो ये वो राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है इसकी सीमा को टच करता है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश इसकी सीमा को साझा करता है। और अभी दोस्तों एक एग्जाम हुआ था आपका लेखपाल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और इसके गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे आप 80 लोकसभा सीटों की संख्या है और 31 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश है पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये चौथे नंबर पर आता है एरिया वाइज। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख बातें ध्यान रखेंगे। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ अभियान हैं, कुछ योजनाएं हैं जो शुरू की गई हैं साल 2022 में, उनको देखते हैं। तो दस्तक अभियान ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसे क्यों शुरू किया गया था? तो संचारी रोगों के बारे में जागरूकता करने के लिए इसको शुरू किया गया। 1 जुलाई खेल योजना ये भी हमारे उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि हर एक जिले से एक खेल को बढ़ावा दिया जाए, यही इसका उद्देश्य था। और 1 जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर इसे शुरू किया गया था। और संभव पोर्टल ये भी हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। डॉक्टर से सुनिए पहल ये भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है और इसका भी उद्देश्य क्या है? तो बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका भी उद्देश्य है। एक तहसील एक उत्पाद योजना यह भी ओडीओपी के तर्ज पर शुरू किया गया और इसमें एक तहसील पर एक उत्पाद को चुना जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगी। अगला है कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई थी, जिन्हें मुफ्त में यानी कि निःशुल्क में जो आगे की शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना जो नवगठित जो नगरीय निकाय हैं जिनका विस्तार किया गया तो उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। तो ये प्रमुख योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, सभी आपको चीज़ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि शहर में देश की पहली नाइट सफारी बनेगी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। दोस्तों हमारे प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर कुकरेल में
सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी बनाई जाएगी। दोस्तों, जो लखनऊ का मौजूदा वाजिद अली शाह जू है, ये भी कुकरेल में शिफ्ट होगा और इस तरह यहाँ पर 150 एकड़ में नया जू और 350 एकड़ में नाइट सफारी बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनेगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और कैबिनेट की अभी एक बैठक हुई थी, उसमें वन विभाग को इसकी मंजूरी दे दी गई है ना, कि ये काम जो है जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। असल में देश में 13 ओपन डे सफारी है। देश में अगर देखा जाए कि ओपन डे सफारी तो है, लेकिन नाइट सफारी एक भी नहीं है। इस वजह से ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब नाइट सफारी बनाने की बात कही गई। इसके तहत क्या होगा, कैनोपी वॉक है, कैंपिंग गतिविधि है, माउंटेन बाइक ट्रैक है, दीवार पर्वतारोहण है, टी टॉप रेस्टोरेंट है, नेचुरल ट्रेल है, फूड कोर्ट आदि सुविधाएं जो है इस नाइट सफारी में उपलब्ध रहेंगी। तो यहाँ से ये बात ध्यान रखेंगे आप कि देश में पहली बार जो नाइट सफारी है वो कहाँ पर बनने जा रही है, तो हमारे प्रदेश के लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने खरब डॉलर की प्रदेश की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति बनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 खरब डॉलर की। दोस्तों, 14 अगस्त 2022 को एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव जो हैं डॉक्टर नवनीत सहगल, तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसे 10 खरब डॉलर करने का लक्ष्य जो है रखा गया है और इसको लेकर के पूरी जो रणनीति है वो बनाई गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 10 खरब डॉलर की। और दोस्तों, इसके तहत क्या है, इसके तहत उत्तर प्रदेश में जो आयात होने वाले 95 उत्पाद हैं उनको चिन्हित किया गया है जिनका आयात उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और अब ये जो उत्पाद हैं, जो 95 उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका अपने प्रदेश में ही क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, ताकि आयात करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। वित्त वर्ष 2021-22 में यूपी के ड्राई पोर्ट यानी कि रेल या सड़क परिवहन से बंदरगाह का जुड़ना, तो यूपी के ड्राई पोर्ट से 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के 95 उत्पाद का आयात हुआ है। यानी कि देख सकते हैं कि जो उत्पाद किया गया है, आयात किया गया है उत्पादों का, जो 95 उत्पाद हैं, तो उनसे उत्तर प्रदेश में कितना रुपए जो है खर्च हुआ है, तो आपने देखा 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो 95 उत्पाद हैं वो आयात किए गए हैं और इनमें 10,000 करोड़ रुपए से लेकर के 100 करोड़ रुपए तक के 48 उत्पादों का आयात किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। इस वजह से अब जो उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा गया है कि 10 खरब डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश की जाएगी और इसके लिए जिन उत्पादों का आयात किया जाता है उनका उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा, ऐसी योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे और पूछा जाएगा आपसे, तो ध्यान रखेंगे 10 खरब डॉलर का जो लक्ष्य है वो रखा गया है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बनाने का। अगला क्वेश्चन है, देश के दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, ये ब्रिज है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है इसका नाम क्या है, तो चिनाब ब्रिज इसका नाम रखा गया है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। और अभी क्या हुआ कि इसका जो गोल्डन जॉइंट है उसका उद्घाटन किया गया 13 अगस्त 2022 को और इस ब्रिज का अब जो काम है वो पूरा होने की कगार पर है, यानी लगभग इस ब्रिज का पूरा काम हो चुका है। दोस्तों, गोल्डन जॉइंट का मतलब क्या है, तो गोल्डन जॉइंट का मतलब ये है कि जो ब्रिज है ये 2 हिस्सों में बनाया गया और जो 2 हिस्से आपस में जोड़े गए उस जो जॉइंट है उसको गोल्डन जॉइंट कहा जाता है। दोस्तों, ये जो ब्रिज है ये बनाया गया है कहाँ पर, ध्यान रखेंगे आप, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो वो भी ध्यान रखेंगे, चिनाब नदी पर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, पुल की संरचनात्मक विवरण के लिए टेक्ला सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है जिसका निर्माण कहाँ पर हुआ, जम्मू कश्मीर में। अब दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड है कि आर्क ब्रिज। आर्क ब्रिज का मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक ब्रिज है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसके खंबे लगाए गए, ये जो खंबे हैं इस तरह के, और ये जो चाप नुमा एक आकृति है इस पुल को मजबूती देने के लिए, तो इस तरह के जो पुल होते हैं उनको आर्क ब्रिज कहा जाता है। तो अभी जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है, रेलवे आर्क ब्रिज। दोस्तों, इसका नाम क्या है, तो चिनाब ब्रिज इसका नाम है और ये
कितना ऊंचा है चिनाब नदी के जल स्तर से? तो 359 मीटर ये चिनाब नदी के जल स्तर से ऊंचा है। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 1315 मीटर इस पुल की लंबाई है। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है और चिनाब नदी के तल से ये 359 मीटर ऊपर है। तो यहाँ से सारी बातें ध्यान रखेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। ब्रिज का नाम क्या है? तो चिनाब ब्रिज इसका नाम है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1315 मीटर इस ब्रिज की लंबाई है। और ये नदी के जल स्तर से कितना ऊंचा है? तो 359 मीटर ये ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा देश भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। भारत सरकार अगले साल 15 से 17 फरवरी तक कोलकाता में 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन करेगा, जो साल 2023 का होगा उसका। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ये भारत से समुद्री जीवों का निर्यात बढ़ाने का एक मंच होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि अगले साल यानी साल 2023 में भारत सरकार जो है इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन करने वाला है। और ये आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 15 से 17 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य यही होता है कि जो भारत है वो समुद्री जीवों का निर्यात बढ़ सके, निर्यात को बढ़ावा मिले, यही इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 107। दोस्तों, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के लिए 107 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। अब ये जो 107 वीरता पुरस्कार हैं, इनमें कौन कौन से पुरस्कार हैं? तो 3 कीर्ति चक्र हैं और 13 शौर्य चक्र हैं, 2 बार-2 सेना मेडल हैं जो कि वीरता पुरस्कार होते हैं, और 81 सेना मेडल हैं, और 1 नौसेना मेडल है और 7 वायुसेना मेडल। तो ये कुल मिलाकर के 107 वीरता पुरस्कार हैं जिसको भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी जो है इसको मंजूरी दी है। तो ध्यान रखेंगे आप कितने हैं? 107। और दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, यहाँ से जो आपको नाम ध्यान रखने हैं वो 3 जो कीर्ति चक्र दिए गए हैं इनके नाम आप याद रख सकते हैं। तो 3 जो कीर्ति चक्र दिए गए हैं वो किसी किसी दिए गए हैं। तो NK देवेंद्र प्रताप सिंह और कांस्टेबल सुदीप सरकार मरणोपरांत और उपनिरीक्षक पाउंतीसेट गुइते, इनको भी जो है मरणोपरांत ये दिया गया है। तो ये 3 नाम ध्यान रखेंगे कीर्ति चक्र का। और दोस्तों, एक नाम और इम्पोर्टेंट है, वो किसका नाम है? तो दोस्तों, एक कुत्ते का नाम। कश्मीर के बारामूला जिले में जब पिछली बार आतंकवाद विरोधी अभियान हुआ था तो उसमें जो सेना का एक कुत्ता था उसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये कुत्ते का नाम क्या था? तो एक्सेल नाम ध्यान रखेंगे, एक्सेल नाम है इस कुत्ते का। तो इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो इस कुत्ते का भी नाम उन 42 लोगों की सूची में शामिल है जिन्हें उनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। तो इस कुत्ते का नाम भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि अभी जो राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुरस्कार दिए गए हैं तो उसमें किस कुत्ते को वीरता पुरस्कार दिया गया? तो एक्सेल नाम का एक कुत्ता है जिसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई थी और सेना का एक कुत्ता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। दोस्तों, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने एक नया अभियान शुरू किया है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से। इसका उद्देश्य क्या होगा और इसके तहत क्या होगा? तो इस पहल के तहत यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। और ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को गति देने के लिए जो RPF द्वारा जुलाई 2022 में यात्रियों को निशाना बनाने वाले अपराधी हैं उनके खिलाफ 1 महीने के अखिल भारतीय अभियान का शुभारंभ भी किया गया था। तो ध्यान रखेंगे आप, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्पेस किड्स इंडिया ने। स्पेस किड्स इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस 2022 पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। और दोस्तों, ये जो ध्वज है ये किसकी मदद से इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया?
तो एक गुब्बारे की मदद से ये जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया। कितनी ऊंचाई पर ले जाया गया? तो 30 किलोमीटर यानी कि 1,06,000 फीट की ऊंचाई पर इसको फहराया गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत था, जिसे भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जो स्वतंत्रता दिवस 2022 का मनाया गया, इसमें स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे 30 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी से फहराया गया है। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त को। दोस्तों 16 अगस्त को जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और इस बार यानी साल 2022 में इनकी चौथी पुण्यतिथि मनाई गई है, क्योंकि इनका जो निधन है वो साल 2018 में हुआ था। दोस्तों जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने 3 बार जो है प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। और ये कब कब प्रधानमंत्री रहे तो कार्यकाल भी ध्यान रखेंगे। पहली बार 16 मई से 1 जून 1996 तक, दूसरी बार 1998 में और फिर इसके बाद ये 19 मार्च 1999 से 22 मई 2024 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, यानी कि 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों पुरस्कारों की बात करें तो वो भी ध्यान रखेंगे। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उसके बाद 2015 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ और 16 अगस्त 2018 को इनकी जो है मृत्यु हुई थी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित एक बात और ध्यान रखेंगे, आपने एक मूवी देखी होगी परमाणु। तो जो परमाणु मूवी थी जॉन अब्राहम की, तो उसमें क्या है कि जो भारत में दूसरी बार जो परमाणु परीक्षण किया गया था और वो भी अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी थी उनको इसकी भनक तक नहीं लगी थी। तो ये एक काफ़ी बड़ी बात थी कि अमेरिकी जो सुरक्षा एजेंसी हैं, जो खुफिया एजेंसी है, उनको पता भी ना चले और ऐसी स्थिति में जो है भारत ने दूसरा अपना परमाणु परीक्षण किया था। और उस दौरान जो देश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। इन्हीं के समय पर जो है दूसरी बार भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था। और वो आपने अगर मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी? परमाणु, तो वो आपको यहाँ से पूरा याद होगा कि कहाँ पर किया गया था। तो पोखरण में जो है ये दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखेंगे। कई बार पूछा जा सकता है कि जो पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था उस दौरान देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो अभी जो है विलियम रूटो को केन्या के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों जो केन्या के उपराष्ट्रपति थे विलियम रूटो, इन्हें हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली है और ये केन्या के राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया है, किसे? रैला ओडिंगा को 50.49% वोटों से। विलियम रूटो ने जीत दर्ज करने के तुरंत बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए अपनी दोस्ती का विस्तार करने और देश को एकजुट करने और साझा विकास और समृद्धि को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जैसा कि सभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लेते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। और ध्यान रखें यहाँ से कि केन्या की राजधानी क्या है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो केन्या की राजधानी है नैरोबी और केन्या की जो करेंसी है वो है केन्यन शिलिंग। और राष्ट्रपति कौन बन गए? तो विलियम रूटो, ये जो है केन्या के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो दोस्तों ये थे 17 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, कोलकाता। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, T20 में 600 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और सभी लोग जो है वीडियो पर रिस्पॉन्स किया करो कि वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।